hello guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, I'm there with you with your number 5 of engineering chemistry, that is spectroscopic techniques. I know chemistry की ज़्यादा डिमांड है because yes you all need revision time. तो यस हमारे 2 ही यूनिट बाकी हैं, 3 और 4 तो कंप्लीट हो गए हैं. यूनिट 5 आज हो जाएगा, वन शॉट के अंदर ही वी विल ट्राई. एंड 6 जो बचेगा उसके लिए हम एक और वीडियो बना लेंगे. तो बस केमिस्ट्री का सिलेबस ऑन द कंप्लीशन वे पर है. ठीक है, तो आई होप कि आपने यूनिट 3 एंड 4 कंप्लीट कर लिया होगा. यूनिट 3 एज इन वन शॉट है एंड 4 जो है थोड़ा लेंदी था, सो मैंने उसको 2 पार्ट्स में कर लिया था. सो आई होप दोनों भी यूनिट्स आपके परफेक्ट हो गए हैं. कीप ऑन रिवाइजिंग देम, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सब्जेक्ट है. आपको भूलना मतलब ऐसा है कि उसमें आप भूल सकते हो. ठीक है, तो बस फॉर द सेक ऑफ लर्निंग आप रिवाइज कर सकते हो. एंड ये वाला भी चैप्टर आज आप कंप्लीट कर लोगे अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देख ली तो. ठीक है, आई विल से कि आप सारे के सारे नोट्स जो हैं वो मेंबरशिप से ले लेना, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है मेंबरशिप उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से PDF वगैरह वो लोग एक्सेस कर पा रहे हैं. हर सब्जेक्ट की PDF जो उन्हें मिल रही है. एंड सेम 1 में भी जो हमारे सब्जेक्ट्स थे लाइक PPS, BEE, फिजिक्स वगैरह, वो उनके भी मैंने सारे के सारे नोट्स जो है ना एक ही आपको फॉर्मेट में दे दिए हैं मेंबरशिप में. सो आई होप कि आप लोगों ने वो ज्वाइन कर लिए हैं. जिन्होंने नहीं ज्वाइन की है 1 मंथ की कर सकते हैं, बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं. एंड यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द PDF नोट्स फॉर योर एंड सेम पेपर. ठीक है, तो चलिए ये यूनिट की स्टार्टिंग करते हैं. एंड आई विल टेल यू कि अपना फोकस लेवल बढ़ा दीजिए. एज इन केमिस्ट्री में हमें लर्निंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, डेफिनेशंस को याद रिमेंबर ज़्यादा रखना पड़ेगा. तो बस वही करेंगे. ठीक है, तो मतलब ईजी है यूनिट, बिल्कुल हार्ड नहीं है. हाँ, लेकिन याद रखने की चीज़ें हैं इसके अंदर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हर बार की तरह मैं अपने हैंड रिटन नोट्स ही रखूँगी. ठीक है, सो आई होप आपको समझ में भी आते होंगे ये नोट्स. एंड हाँ, बहुत अच्छी मतलब प्रिंट वगैरह आएंगे अगर आप PDF लेके प्रिंट ले लोगे तो मतलब आपके फिर आँखों को भी स्ट्रेस नहीं होगा. यू विल मतलब अच्छे से अपने ना सामने पेपर होता है तो बहुत अच्छे से हर चीज़ प्रिपेयर हो जाती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स. ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है ये सबसे पहला डेफिनेशन है. एंड यस इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इस पेज के ऊपर आपको 5 डेफिनेशन मिल जाएंगे. स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर का. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इंट्रोडक्टरी है. एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वहाँ पर एक्सपेक्टेड डेफिनेशंस हैं तो आपको याद रखने होंगे. दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल it is the branch of science that deals with study of interaction of electromagnetic radiations with matter. ठीक है, कैसे याद रखोगे. इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. ठीक है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विथ मैटर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इंटरैक्शन की स्टडी करेंगे हम जिस साइंस के अंदर, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, किसके साथ इंटरैक्शन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, तो मैटर के साथ होगा. ठीक है, I repeat, it is the branch of science that deals with the study of interaction of electromagnetic radiations with matter is called as what? Your spectroscopy. अब electromagnetic radiation क्या है, तो उसके लिए definition आपके पास second है. That is, it is the form of energy which is transmitted through a space with high velocity. क्या है वो? Electromagnetic radiation क्या है? एक type of energy है या फिर एक form of energy है जो कि ट्रांसमिट होती है थ्रू स्पेस विथ हाई वेलोसिटी. ठीक है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ स्पेस विथ हाई वेलोसिटी. ओके, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, और एक डेफिनेशन है, दैट इज अल्टरनेटिव डेफिनेशन. दैट इज इट इज द डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी और फोटॉन्स आप कह सकते हो. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी क्लियर हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी क्लियर हो गया. चलिए एक बार रिपीट कर दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा. क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी. इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर
दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको कैसे आप डिफाइन करोगे? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेस विथ हाई वेलोसिटी। ओके, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा टाइटल है ये दो डेफिनेशंस क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो यही स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो है ना हमें इस यूनिट के अंदर कवर करने हैं। देन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो हमें पता ही है क्या होता है। तो वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और पीक्स ऑफ आइदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट। यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है इन द केस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपको वेवलेंथ कैसे डिफाइन करना है? ऑफ कोर्स वेवलेंथ का कंसेप्ट वही है, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ्स, ये हम बोलते थे, करेक्ट। तो यहाँ पर आपको क्या डिजाइन करना है? डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और पीक्स ऑफ आइदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, यूनिट हमेशा वेवलेंथ का मीटर में होता है। देन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को आप कैसे डिफाइन करोगे? वही सेम चीज, द नंबर ऑफ वेव्स विच पास्ड थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, हम नॉर्मली जनरली कैसे फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, इन अ यूनिट टाइम। ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होगा। ठीक है, देन लास्ट डेफिनेशन इज योर वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर जो है ये क्या है, मतलब इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, बिल्कुल डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। क्या है? जस्ट यू हैव टू राइट इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, एंड इसका जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर इनवर्स होगा, नॉट मीटर इनवर्स। ठीक है, जो मतलब जनरल फॉर्म में यूनिट होगा वो उसका सेंटीमीटर इनवर्स होगा। आई होप ये 5 डेफिनेशंस आपको क्लियर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक एंड सिंपल, आई विल से बहुत अच्छे से आप लर्न कर सकते हो। चलिए रिवाइज कर सकते हैं हम एक बार और लास्ट टाइम। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है हमारी? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप आपको लर्न हो चुका है। ठीक है, देन व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेस विद हाई वेलोसिटी, या फिर और आप कह सकते हो इट इज द डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, वेवलेंथ कैसे डिफाइन करोगे आप? डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और पीक्स ऑफ आइदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, यूनिट मीटर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स विच पास्ड थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट हर्ट्ज हो जाएगा। लास्ट है आपका वेव नंबर, दैट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको 4 to 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है वो है टाइप्स ऑफ एनर्जी। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। एक डेफिनेशन आप याद कर लोगे तो आगे के और 2 डेफिनेशंस ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। तो प्लीज़ फोकस, आपको एनर्जी के टाइप्स पूछे जा सकते हैं, तो हमें लिखना है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज। हाउ मेनी? 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो रोटेशनल एनर्जी को आप ई रोटेशनल ऐसे डिनोट करोगे। ठीक है, जैसे मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ई रोटेशनल, दैट इज रोटेशनल एनर्जी। तो इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पर हम मॉलिक्यूल से डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड with rotation of molecule about the axis passing through center of gravity। यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये आप चाहो तो शो कर सकते हो, which will explain the concept behind that definition। ठीक है, तो आपका जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, आप ये सपोज करो ये जो 2 एटम्स टाइप दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों मिलके आपका एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर लाइक आपका जो रोटेशन है मॉलिक्यूल का वो परफॉर्म होगा, ठीक है, आइदर इन एनी डायरेक्शन, सो वो होगी आपकी रोटेशनल एनर्जी। आई रिपीट, व्हाट इज द डेफिनेशन? दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल अबाउट द एक्सिस। रिमेंबर दिस थिंग, rotation of molecule about the axis passing through center of gravity. This word is very important, about the axis passing through center of gravity.
ठीक है, तो ये डायग्राम आप शो कर सकते हो फॉर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड है वाइब्रेशनल एनर्जी, एंड जैसे मैंने अभी आपको बोला अगर आपको एक याद हो गया तो आगे के दोनों याद हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था, दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ रोटेशन। वी आर राइटिंग डेफिनेशन फॉर रोटेशनल एनर्जी, सो यू हैव टू इंक्लूड द वर्ड रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। नाउ जब आप वाइब्रेशनल एनर्जी लिखोगे तो यू हैव टू इंक्लूड द वर्ड दैट इज वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इजी, जस्ट अब आपको क्या करना होगा, वाइब्रेशन से रिलेटेड है तो आपको एक्सिस वगैरह शो नहीं करना होगा, ये लिखना नहीं होगा, आपको लिखना होगा स्ट्रेचिंग और बेंडिंग ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, वाइब्रेशन में और क्या ही होगा, है ना, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, आई रिपीट द डेफिनेशन, वाइब्रेशनल एनर्जी, इसको आप ई वाइब्रेशनल से डिनोट कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ वाइब्रेशंस ऑफ मॉलिक्यूल सच एज स्ट्रेचिंग और बेंडिंग ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, ये डायग्राम आप शो कर सकते हो जिसमें स्ट्रेचिंग दिखाई जा रही है फर्स्ट डायग्राम में एंड बेंडिंग जो है वो शो हो रही है आपके सेकेंड डायग्राम में। थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी है आपकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ठीक है, ई इलेक्ट्रॉनिक से आप डिनोट कर सकते हो, वही सेम चीज वैसे ही आपको फ्रेम करना है डेफिनेशन। दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। रिमेंबर, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। यहां पर जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है दैट इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ठीक है, चलो रिपीट करते हैं सारी की सारी एनर्जीज। रोटेशनल एनर्जी, दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट क्या है, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी कैसे डिफाइन करोगे, दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ वाइब्रेशंस ऑफ मॉलिक्यूल सच एज स्ट्रेचिंग और बेंडिंग ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को, दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, रिलेशन क्या है, देखो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम वाइब्रेशनल एनर्जी होती है एंड सबसे कम जो है रोटेशनल एनर्जी होती है। तो अगर किसी ने रिलेशन पूछा आपसे तो आप इस फॉर्मेट में रिलेशन लिखोगे। ठीक है, एंड जो टोटल एनर्जी होगी वो ऑफ कोर्स सबका समेशन होगी, तो रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी विल बी योर टोटल एनर्जी। क्लियर, तो एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया है। तो बताओ 4 to 5 मार्क्स अगर आपको यहाँ मिल रहे हैं तो क्या गलत है ना, बहुत सिंपल है, 3 डेफिनेशंस याद करने हैं। एंड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ योर आंसर आप क्या करोगे, डायग्राम से शो कर सकते हो। ठीक है, तो कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड हो जाएगा वो टॉपिक। देन है मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स पर आपके पास 2 लेवल्स आ जाते हैं, फर्स्ट है रोटेशनल एनर्जी लेवल एंड सेकेंड है आपका वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। ठीक है, तो रोटेशनल एनर्जी लेवल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में आप बहुत मतलब ईजी 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर देखो रोटेशनल एनर्जी लेवल में क्या लिखा है, क्लोजली स्पेस्ड। क्या क्लोजली स्पेस्ड, आपके मॉलिक्यूल्स जो है वो क्लोजली स्पेस्ड होंगे। ठीक है, रोटेशन में। देन लोअर और मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन इन माइक्रोवेव रीजन। ठीक है, लोअर और मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन इन माइक्रोवेव रीजन। तो रोटेशनल एनर्जी लेवल जो है वो कम एनर्जी जो है रिक्वायर करता है फॉर ट्रांजिशन। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांजिशन इन माइक्रोवेव रीजन। तो ये 2 पॉइंट्स इनफ है आपके रोटेशनल एनर्जी लेवल के लिए। क्या है, फर्स्ट क्लोजली स्पेस्ड मॉलिक्यूल, सेकेंड है आपका लोअर और मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन इन माइक्रोवेव रीजन। सेकेंड है आपका वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, जहां पर आपको क्या लिखना है, स्पेस्ड फर्दर अपार्ट। आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, स्पेस्ड फर्दर अपार्ट एंड एकदम अपोजिट एज ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल आपको हायर और मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर होगी फॉर ट्रांजिशन इन IR रीजन। IR क्या है, इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, तो बस आपको ये एनर्जी लेवल में ये 2 पॉइंट्स जो है ना हर लेवल के याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, तो टाइप्स ऑफ एनर्जीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल। ठीक है, लेवल्स जो हैं वो 2 ही हैं, तो इतना ज्यादा इनके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं होते हैं। चलो
अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। आपको इस यूनिट के अंदर मतलब एकदम मेन टॉपिक्स अगर मैं बताऊं तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये ही 2 टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इन्हीं के अंदर जो है ज़्यादातर सब टॉपिक्स है, उसमें भी यूवी जो है वो ज़्यादा लंबा है, आईआर में बहुत कम कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आई विल होप कि आप जो है ना अपना फोकस लेवल बढ़ा देंगे, क्योंकि हाँ यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं एंड आई विल टेल यू कि कौन से क्वेश्चन आना जो है ना एक्सपेक्टेड है। तो चलिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप कैसे डिफाइन करोगे। सबसे पहले तो रीजन देख लेते हैं। तो 10 to 400 नैनोमीटर रीजन इज कॉल्ड एज योर यूवी रीजन, ठीक है। यूवी रीजन को रेडिएशन रीजन भी बोला जाता है। तो अगर आपको ये एमसीक्यू में आया, ठीक है, तो ये आपको जो है कोई क्वेश्चन में आंसर नहीं लिखना है, लेकिन अगर एमसीक्यू में आया तो आप ये लिख सकते हो जो रेंज है यूवी रीजन की वो 10 to 400 नैनोमीटर की रेंज है, ठीक है। देन विजिबल रीजन जो होता है वो वी ऑल नो कि 400 नैनोमीटर जो रेंज होती है, रीजन होता है, दैट इज कॉल्ड एज योर विजिबल रीजन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर रेडिएशन। मतलब रेडिएशन रीजन की अगर हम बात करें तो ये सारे जो है ना रेंज होती है हमारी यूवी रीजन की एंड विजिबल रीजन की, ठीक है। तो अब चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लैम्बर्ट्स लॉ, ठीक है। तो लैम्बर्ट्स लॉ, बीयर्स लॉ, कंबाइंड लैम्बर्ट्स बीयर्स लॉ, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड बिलीव मी हर पेपर में आपको दिखेगा एंड इस टाइम भी डेफिनेटली आएगा। मे बी और क्वेश्चन में आए, कैसे भी आए, लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है। एंड बिलीव मी बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। चलो देखते हैं लैम्बर्ट्स लॉ का डेफिनेशन या फिर प्रिंसिपल आप कह सकते हो, वॉट एवर जो लॉ है वो क्या है। देखो लैम्बर्ट्स लॉ अगर आपको याद हो जाएगा तो बीयर्स लॉ जो है वो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर लाइक आप ये कंपैरेटिवली पढ़ेंगे ना तो बहुत इजीली आपको दोनों भी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैम्बर्ट्स लॉ क्या है। When a beam of monochromatic light is allowed to pass through a solution, when a beam of monochromatic light is allowed to pass through a solution, then there is a decrease in intensity, ठीक है। इंटेंसिटी यानी कि रेडियंट पावर होता है। देखो एकदम मतलब एक एक सेंटेंस आप याद करोगे ना तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट, ठीक है, मोनोक्रोमैटिक लाइट का हम यूज कर रहे हैं। अगर एक पर्टिकुलर बीम ऑफ दैट मोनोक्रोमैटिक लाइट हम अगर अलाउ करेंगे to pass through a solution, then there is a decrease in intensity of radiation, ठीक है। जैसे ही हम वो मोनोक्रोमैटिक लाइट को एक सोल्यूशन में पास करेंगे तो उस सोल्यूशन में जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। It is directly proportional to path length of solution where concentration is constant, ठीक है। लैम्बर्ट्स लॉ को आपको कैसे लर्न करना है, यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है एंड डिपेंडेंट किसके ऊपर है, पाथ लेंथ ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। एंड जो बीयर्स लॉ है, ठीक है, बीयर्स लॉ में पाथ लेंथ कांस्टेंट है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो आपके कॉन्सेंट्रेशन को है। बाकी कंप्लीट डेफिनेशन जो है ना वो सेम है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन आई विल रिपीट द डेफिनेशन। व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ सॉल्यूशन, देन देयर इज अ डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ ऑफ सॉल्यूशन वेयर कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट। एंड अगेन मैं कंपैरेटिव वे में आपको लर्न कराना चाह रही हूँ, तो मैं बीयर्स लॉ भी दिखाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज अलाउड टू पास through a solution, then there is a decrease in intensity of radiation, यहाँ तक सेम है, which is directly proportional to concentration of solution, ठीक है। I have said correct when path length और thickness is constant, ठीक है। path length and thickness सेम ही होता है, अगर आप path length is constant भी लिखोगे तो then it is okay, ठीक है। तो बीयर्स लॉ भी याद हो गया हमें और लैम्बर्ट्स लॉ भी याद हो गया, ठीक है। चलो अब इसको जो है हमें प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखो मैथमेटिकली लॉ कैन बी रिटर्न एज माइनस डी आई बाय आई नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एक्स। अब ये माइनस डी आई बाय आई नॉट क्या है, देखो डिक्रीज इन इंटेंसिटी, ठीक है, डिक्रीज इन इंटेंसिटी है, इसीलिए आपको जो है माइनस डी आई बाय आई नॉट लिखना पड़ेगा, करेक्ट। एंड जैसे कि हमने बोला इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ, तो पाथ लेंथ को हम एक्स से डिनोट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को सी से डिनोट करते हैं, तो माइनस डी आई बाय आई नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी एक्स के, ठीक है। चलो
आई नॉट क्या है यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है, ठीक है, आई नॉट। एंड डी एक्स क्या है आपका पाथ लेंथ और थिकनेस ऑफ सोल्यूशन आप कह सकते हो। डी आई क्या है स्मॉल डिक्रीज इन इंटेंसिटी, जैसे कि हम डेफिनेशन में बोल रहे हैं देयर इज अ डिक्रीज इन इंटेंसिटी, तो यहाँ पर जो डी आई होगा वो आपका स्मॉल डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा, दैट इज आई नॉट माइनस आई टी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकल जाएगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, दैट इज माइनस डी आई बाय आई नॉट इक्वल टू के वन डी एक्स, ठीक है। तो जो कांस्टेंट होगा उसको हम के वन बोलेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट्स, ठीक है। तो इंटीग्रेट जब आप करोगे तो जो इंटेंसिटी वाली साइड है उसमें आप लिमिट्स दोगे आई नॉट से आई टी, ठीक है। फाइनल यानी कि आपकी आई टी हो गई एंड इनिशियल आपका आई नॉट होगा, तो आपकी लिमिट्स क्या बन जाएंगी आई नॉट से आई टी, ठीक है, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के वन डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो आप एक्स को 0 से एक्स तक लिखोगे, ठीक है। तो लिमिट्स क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, जनरली हम जैसे इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं वही करेंगे, लेकिन याद रखना कि यहाँ पर आपको एल एन लेना है, ठीक है, नेचुरल लॉग लेना है। तो आपका माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा एंड 1 आई नॉट के लिए आपका एल एन आई नॉट आ जाएगा, है ना, एल एन आई नॉट आ जाएगा। एंड जब आप लिमिट पुट करोगे तो एल एन आई टी माइनस एल एन आई नॉट आ जाएगा, ठीक है। माइनस आपके ब्रैकेट के बाहर ही है, विच इज इक्वल टू के वन डॉट एक्स, ठीक है, क्योंकि के वन क्या है हमारा कॉन्स्टेंट है एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 आपका x आ जाएगा एंड आपका जो लिमिट है वो x माइनस 0 होगा, तो आपका सिर्फ के वन x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, नेचुरल लॉग की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होगी, तो आपको मिल जाएगा एल एन आई टी अपॉन आई नॉट, ठीक, करेक्ट। लेकिन वहाँ पर माइनस है तो आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है ना वो चेंज हो जाएगा माइनस साइन निकालने के लिए, ठीक है। तो जब माइनस आपका पॉजिटिव होगा तो एल एन आई नॉट अपॉन आई टी हो जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू के वन एक्स एंड दिस इज योर परफेक्ट डेफिनेशन एंड परफेक्ट प्रूफ ऑफ दैट लॉ, दैट इज लैम्बर्ट्स लॉ, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, आप जब एल एन निकाल दोगे या फिर जब राइट साइड में आपका दोनों साइड में जब आप एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू माइनस के वन डॉट एक्स, ठीक है। तो दिस इज योर लैम्बर्ट्स लॉ। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपका ये क्लियर है तो आपका बियर्स लॉ भी क्लियर हो जाएगा। एंड अभी मैं वो रिवाइज नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पर वही सेम प्रोसीजर होने वाला है, कंप्लीट प्रोसेस वही है, तो आपका जो है ना रिवाइज हो जाएगा। तो देखो जैसे कि यहाँ पर क्या है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के है, तो यहाँ पर डी एक्स की जगह आप डी सी लिखोगे, ठीक है। बाकी सेम प्रोसीजर वही है, तो माइनस डी आई बाय आई नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी सी हो जाएगा, वेर वही सब चीज लिखनी है। आई नॉट आपकी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है, डी सी क्या है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है, डी आई आपका स्मॉल डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर जब आप प्रोपोर्शनल साइन निकालोगे तो आपको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज माइनस डी आई बाय आई नॉट इज इक्वल टू के टू डॉट डी सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही चीज इंटीग्रेटिंग विद इन लिमिट्स, वही सेम इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, बस यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू सी है राइट हैंड साइड में, तो आपको जो लिमिट्स लेनी होंगी वो यहाँ पर सी की लेनी होंगी फ्रॉम 0 टू सी, करेक्ट। देन आप वही एल एन परफॉर्म करोगे, वही सब प्रोसीजर है एंड आपको जो लॉ आपका प्रूफ होगा वो इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगा इसके अंदर, ठीक है। सो आई होप लैम्बर्ट्स लॉ एंड बियर्स लॉ परफेक्टली आपको समझ में आ गए हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कंबाइंड लैम्बर्ट बियर्स लॉ का, ठीक है। तो वहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं, वो लैम्बर्ट्स लॉ भी लिख देते हैं, बियर्स लॉ भी लिख देते हैं, ऐसे डिफरेंस फॉर्मेट में लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन दैट इज द रॉन्ग एंड वहां पर सबको 0 मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप वैसे लिखोगे तो, क्योंकि कंबाइंड लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, ठीक है, उसके अंदर आपको डिफरेंट प्रूफ करना पड़ता है, ओके, दोनों भी लैम्बर्ट और बियर्स लॉ को कंबाइन करके। इसमें आपको ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप कंबाइन करो, डिफरेंशिएट करके दिखाओ इन दोनों के बीच में, ठीक है। सो प्लीज मेक दिस कंसेप्ट क्लियर इन योर माइंड कि अगर आपको कंबाइंड लैम्बर्ट बियर्स लॉ पूछा है तो यू विल नॉट राइट द डिफरेंस, यू विल राइट द डिफरेंट प्रूफ विच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कंबाइंड लैम्बर्ट बियर्स लॉ विल बी, तो सबसे पहले आपका जो लैम्बर्ट्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो लिखोगे एंड बियर्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लिखोगे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, माइनस डी आई बाय आई नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एक्स, ठीक है, एंड माइनस डी आई बाय आई नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी सी, लैम्बर्ट्स लॉ एंड बियर्स लॉ रिस्पेक्टिवली।
तो अब जब आप प्रोपोर्शनैलिटी मतलब इन दोनों का देखेंगे, इन दोनों को आप देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है इनकी di/i0 di/i0, तो ये तो सेम है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इनको कंबाइन करना है, तो हम इन दोनों को साथ में कैसे लिखेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, di/i0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dx इंटू डी हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट, समझ में आ गया। एंड जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकालोगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस साइन इंक्लूड करके, तो माइनस di/i0 इज इक्वल टू k1 डैश डॉट dx इंटू डी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको इंटीग्रेट करना है विद इन लिमिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ln i0 बाय it, ln i0 बाय it हमें कैसे मिला, जस्ट बाय इंटीग्रेटिंग विद इन लिमिट्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू k1 k डैश x एंड इंटू सी, ठीक है। तो वही सेम प्रोसीजर करा हमने इंटीग्रेशन का, एंड डायरेक्टली अगर आप ऐसे लिखोगे तभी भी इट इज ओके, ठीक है। और अब जब हमें इसको लॉग में कन्वर्ट करना होता है, नेचुरल लॉग को जब आप लॉग में कन्वर्ट करते हो तो आप क्या करते हो, देखो लॉग इंटू आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। तो वही सेम प्रोसीजर करना है, यहाँ पर आपको क्या लिखोगे आप, लॉग ऑफ i0 अपॉन it इज इक्वल टू 2.303 इंटू के डैश इंटू एक्स इंटू सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2.303 और k डैश है, ये सब पूरा इसको हम एक कांस्टेंट बोल सकते हैं, तो उसको मैं k बोल दूंगी, ठीक है, इंटू एक्स इंटू सी। तो ये हो जाता है आपका फर्स्ट इक्वेशन। एंड यहाँ पर जो k है वो क्या है, आपका एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट है, समझ में आ गया, k है आपका एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप k इंटू एक्स इंटू सी को क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो, ठीक है। a क्या है, आपका एब्जॉर्बेंस है, ठीक है, ए एब्जॉर्बेंस हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ i0 बाय it इक्वल टू a, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, और it अपॉन i0 क्या है, tt यानी ट्रांसमिटेंस, ठीक है। तो जब हम 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो अब हमें समझ में आ जाएगा कि a जो है दैट इज एब्जॉर्बेंस जो है दैट इज इक्वल टू k इंटू एक्स इंटू सी, एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ योर कंबाइंड लैम्बर्ट-बियर्स लॉ, ठीक है। तो चलिए अब इसी का स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे, देखो बहुत सिंपल है। कंबाइंड लैम्बर्ट-बियर्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज, देखो वही जो हमें एक्सप्रेशन मिला है ना, बस वही हमें एक्सप्लेन करना है इन सिंपल वर्ड्स, कैसे, इट इज स्टेटेड एज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है, बाय अ सोल्यूशन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। बताओ कुछ है इसके अंदर हार्ड, नहीं, जस्ट जो एक्सप्रेशन हमें फॉर्म हुआ है लॉ का वही आपको जो है इन वर्ड्स लिखना है। देखो आई रिपीट, कंबाइंड लैम्बर्ट-बियर्स लॉ कैन बी स्टेटेड एज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय अ सोल्यूशन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। समझ में आ गया। तो ये है आपका स्टेटमेंट। एंड आप कैसे लिख सकते हो, हाँ, जब आपको पाथ लेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन जब यूनिट होगा, समझ में आया, बाय यूजिंग यूनिट पाथ लेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन, तब आप k की जगह क्या लिखोगे, एप्सिलॉन लिखोगे, विच इज योर मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट, ठीक है। ये ग्राफ आप देख सकते हो, एब्जॉर्बेंस, यस एब्जॉर्बेंस एंड आपके कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है ये। तो दे आर इन मतलब एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, तो इंक्रीजिंग ग्राफ जो है वो आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ये वाला भी टॉपिक हो गया, लैम्बर्ट-बियर्स लॉ भी हो गया, कंबाइंड लैम्बर्ट-बियर्स लॉ भी हो गया। ये सब क्वेश्चंस आपके 6 मार्क्स को आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, एक बार मतलब परफेक्टली रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस बोला गया है, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को हमें जो है एक्सप्लेन करना है। तो ट्रांजिशंस के अंदर 4 टाइप्स आ जाते हैं। कौन से 4 टाइप्स, देखो, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, n टू पाई स्टार, n टू सिग्मा स्टार एंड पाई टू पाई स्टार, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स हो जाते हैं आपके किसके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के, ठीक है। तो आप कैसे याद रखोगे, देखो सबसे पहले सिग्मा और पाई के लिए जो है ना, एक तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार है और एक पाई टू पाई स्टार है, ठीक है। तो ये इजीली याद रह जाते हैं। कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है, n टू पाई स्टार और n टू सिग्मा स्टार के अंदर, ठीक है। तो लोग क्या कर देते हैं, पाई टू सिग्मा, पाई टू n ऐसा लिख देते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि n से आपको स्टार्ट करना है एंड द फाइनल वर्ड में आपको स्टार ही होना चाहिए। तो n टू पाई स्टार और n टू सिग्मा स्टार, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। होप 4 टाइप्स याद हो गए, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, n टू पाई स्टार, n टू सिग्मा स्टार एंड पाई टू पाई स्टार। तो सबसे फर्स्ट देख लेते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ठीक है। तो कंप्लीट नोट्स हैं, देखो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, सिंपल पॉइंट्स के अंदर है।
तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो आप कैसे लिखोगे, दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन अकर्स इन सच अ कंपाउंड्स इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन अ सिंगल बॉन्ड। हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सिग्मा जो है, सिग्मा बॉन्ड कहाँ होगा, जहां पर आपका सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो वही चीज आपको यहाँ पर लिखनी है, देखो दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन अकर्स इन सच अ कंपाउंड्स इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन अ सिंगल बॉन्ड एंड देयर आर नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एनी एटम इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। कोई भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का ऑन एनी एटम इन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। आई रिपीट, दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन अकर्स इन सच अ कंपाउंड्स इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन अ सिंगल बॉन्ड एंड देयर आर नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एनी एटम इन मॉलिक्यूल, क्लियर। सेकेंड है, मैक्सिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन है, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एब्जॉर्प्शन बैंड। अब हाँ, जो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाला जो कंसेप्ट है, इसके अंदर बहुत सारे आपको एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो याद रखने पड़ेंगे। बिलीव मी, आप 10-15 मिनट आप इसको दे दोगे ना, तो सारे के सारे बैंड्स आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन बैंड जो आपके सिग्मा टू सिग्मा स्टार का होगा, वो कहाँ होगा, इज दिस अकर इन अ रीजन, यूवी रीजन के अंदर 100 to 135 नैनोमीटर, ठीक है। तो 100 to 135 नैनोमीटर के अंदर आपको सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए एब्जॉर्प्शन बैंड दिखेगा, क्लियर। तो ये हो जाता है सिर्फ 3 पॉइंट्स आपके सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए, इनफ है, बहुत है, ठीक है। उसके बाद आप लिखो n टू पाई स्टार, ठीक है, सीरीज वाइज जाओ। तो n टू पाई स्टार में आपको क्या मिल जाएगा, देखो दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशंस आर शोन बाय अनसैचुरेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखो पाई बॉन्ड कहाँ आ जाता है, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो वही हमें यहाँ पर कंसिडर करना है। दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशंस आर शोन बाय अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स विच ऑल्सो कंटेन एटम्स लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्या है इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज शोन बाय अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होना चाहिए एंड इट शुड आल्सो कंटेन एटम्स लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तब वहां पर ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। कौन सा, n टू पाई स्टार, ठीक है। फिर यहाँ पर मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार में चाहिए एंड मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन, दैट इज n टू पाई स्टार। और एब्जॉर्प्शन बैंड, ठीक है ना, सिंपल, मतलब बहुत सिंपल फॉर्मेट में मैंने जो है पॉइंट्स बनाए हुए हैं। एक बार आपने डिफाइन कर दिया वो ट्रांजिशन कहाँ होगा, देन आपने एनर्जी का बता दिया एंड देन आप एट लास्ट एब्जॉर्प्शन बैंड बता दो, ठीक है। तो कंप्लीट है ना, ये कॉन्सेप्ट है इसका, इससे ज्यादा एग्जामिनर एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा आपसे, ठीक है। तो चलिए एब्जॉर्प्शन बैंड क्या लिखोगे आप, इसका 270 से 320 नैनोमीटर, ठीक है। एंड यस, ये वीक बैंड बोला जाता है इसको, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर बैंड, ठीक है। तो अगर एमसीक्यूज वगैरह में आपको आर बैंड का एब्जॉर्प्शन मतलब आर बैंड का अगर रेंज पूछा, ठीक है, तो आपको 270 to 320 नैनोमीटर ही कंसीडर करना है, ठीक है। आई होप कि आपको याद होगा। यहाँ का एब्जॉर्प्शन बैंड क्या था, 100 to 135, यहाँ का है आपका 270 से 320, करेक्ट। चलो अब थर्ड वाला देख लो, n टू सिग्मा स्टार। n टू सिग्मा स्टार में क्या होगा, देखो अगेन सिग्मा है तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात होगी। तो इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स विच कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार था, वहां पर लोन पेयर कंसिडर हमें बिल्कुल नहीं करना था, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, दिस कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन अंडरगो दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन। जब जो भी आपके मॉलिक्यूल्स में अगर लोन पेयर होगा तो वो लोग ये वाला ट्रांजिशन फॉलो करेंगे, करेक्ट। देन एब्जॉर्प्शन बैंड अकर्स इन रीजन ऑफ 180 to 225 नैनोमीटर, दैट इज यूवी रीजन, ठीक है। तो 180 से 225 नैनोमीटर के रेंज में इसका एब्जॉर्प्शन बैंड होगा, ठीक है। रिवाइज करो, सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए आपका एब्जॉर्प्शन बैंड था 100 to 135, आपका n टू पाई स्टार के लिए क्या था, 270 से 320 नैनोमीटर, एंड उसको हम आर बैंड भी बोलते हैं, वीक बैंड भी बोलते हैं, ठीक है। n टू सिग्मा स्टार के लिए आपका एब्जॉर्प्शन बैंड है 180 से 225 नैनोमीटर, ठीक है। चलो पाई टू पाई स्टार में आप क्या लिखोगे, देखो अब पाई टू पाई स्टार में जो है 3 टाइप के एब्जॉर्प्शन बैंड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना थ्योरी बढ़ जाती है पाई टू पाई स्टार की, लेकिन सिंपल है। देखो क्या लिखोगे आप, इन पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन 3 टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर ऑब्टेन्ड। फर्स्ट क्या है, द कंपाउंड
कंपाउंड विच कंटेन्स कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स लाइक ब्यूटाडाइन। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हमें पता है क्या होता है ना, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स अल्टरनेटली हमें जो है डबल बॉन्ड्स मिलते हैं। लाइक एग्जांपल हमने ब्यूटाडाइन का दे दिया, वेयर एब्जॉर्प्शन इज लार्ज इन द रेंज ऑफ 210 to 280 नैनोमीटर। अब यहाँ पर पाई टू पाई स्टार के 3 टाइप्स के एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं, तो 3 अलग अलग रेंज हमें याद करनी पड़ेंगी। सबका एक एग्जाम्पल एंड जो है ना हम उसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं वो आपको देखना है। हर एब्जॉर्प्शन बैंड का जो है ना नेम होगा, जैसे आपने एन टू पाई स्टार के अंदर आर बैंड देखा, यहाँ पर आपका जो है जो ब्यूटाडाइन वाला होगा जिसकी रेंज है आपको 210 से 280 नैनोमीटर, करेक्ट। तो उसके एब्जॉर्प्शन बैंड को आप के बैंड बोलोगे, ठीक है। आई रिवाइज इट, द कंपाउंड विच कंटेन्स कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स लाइक ब्यूटाडाइन वेयर एब्जॉर्प्शन इज लार्ज, ठीक है, एब्जॉर्प्शन लार्ज होगा इन द रेंज ऑफ 210 से 280 नैनोमीटर, सो दिस एब्जॉर्प्शन बैंड इज कॉल्ड एज योर के बैंड, करेक्ट। तो फर्स्ट आपको टाइप समझ में आ गया पाई टू पाई स्टार का। सेकेंड देखो, द कंपाउंड विच कंटेन्स आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, ठीक है, ऊपर कौन सा था, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड था, यहाँ पर है आपका आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आई रिपीट, द कंपाउंड्स विच कंटेन आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स वेयर द एब्जॉर्प्शन इज इन द रेंज ऑफ 160 to 175 नैनोमीटर, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होते जाना, जितने ज्यादा आपको एब्जॉर्प्शन बैंड मिलते जा रहे हैं ना, हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कीप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप रखो कि आपका सिग्मा टू सिग्मा स्टार 100 to 135 था, एन टू पाई स्टार आपका 270 से 320 था, एन टू सिग्मा स्टार आपका 180 to 225 नैनोमीटर था। अब पाई टू पाई स्टार के अंदर आपको 3 टाइप्स देखने हैं, तो जो के बैंड है जिसका एग्जाम्पल ब्यूटाडाइन है, जिसके अंदर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना, तो वहां पर आपकी रेंज क्या है, 210 से 280 नैनोमीटर। सेकेंड है आपका वैसे कंपाउंड जिसमें आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उनमें रेंज कौन सी होगी, 160 to 175 नैनोमीटर, ठीक है, 160 to 175 नैनोमीटर। एंड इसके एब्जॉर्प्शन बैंड को हम ई बैंड बोलेंगे, क्या बैंड बोलेंगे, ई बैंड, ठीक है। तो यहाँ पर 210 से 280 नैनोमीटर कौन सा बैंड होगा, के बैंड होगा। एंड ये जो ई बैंड है दैट विल बी 160 to 175 नैनोमीटर, ठीक है। देन आप देख लो एब्जॉर्प्शन बैंड बी जो होगा, ठीक है, बी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑफ एरोमेटिक एंड हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो पाई टू पाई स्टार के अंदर हमने कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स देख लिया, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स देख लिया। अब जो थर्ड वाला टाइप है वो है एरोमेटिक एंड हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो एरोमेटिक और हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड्स जहां भी होंगे वहां पर भी आपको पाई टू पाई स्टार का जो है ना ट्रांजिशन देखने मिलेगा, ठीक है। सो वेयर द एब्जॉर्प्शन इज लार्ज एंड ब्रॉड इन द रेंज ऑफ 220 to 270 नैनोमीटर। सो आई होप कि रेंजेस जो है ना आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत ईजी कंसेप्ट मैंने जो है ना आपको बताया हुआ है, पॉइंट वाइज याद रखो, बहुत सिंपल, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लिख के ले लेना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको ये वाला जो है ना ग्राफ भी कभी कभी पूछा जाता है, इट कैरीज मार्क्स। अगर ये वाला क्वेश्चन आया है तो ये बना दो, ठीक है, एग्जामिनर को बिल्कुल मौका मत छोड़ो एक भी मार्क आपका कट करने का, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे बनाओगे, देखो याद रखो, आप ये ग्राफ बहुत बहुत इजीली बना सकते हो। जैसे अभी आपने टाइप्स जैसे आपने समझ लिया, अगर वो याद कर लिए, दैट इज सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार, ठीक है, बस उसी फॉर्मेट में आपको ये ग्राफ बनाना है। देखो कैसा, कितना सिंपल है, ये एनर्जी लेवल्स आपको शो करने हैं, नीचे आपको 3 शो करने हैं, ऊपर 2 शो करने हैं। क्यों, देखो क्योंकि लोअर एनर्जी लेवल्स आपके सिग्मा पाई और एन है, ठीक है, सिग्मा पाई और एन, एंड जो हायर एनर्जी लेवल्स है वो सिर्फ 2 ही हैं, सिग्मा स्टार और पाई स्टार, ठीक है। तो हमेशा आपको सिग्मा को बॉटम से स्टार्ट करना है, तो नीचे से आपको सिग्मा पहले आएगा एंड ऊपर से स्टार्ट करना है, टॉप से स्टार्ट करना है, यानी कि हमेशा सिग्मा जो है आपका वो फर्स्ट ही आएगा, चाहे आप बॉटम से देखो या टॉप से देखो, ठीक है। तो सिग्मा देन पाई देन एन, ऊपर सिग्मा स्टार पाई स्टार, एन स्टार पढ़ा क्या हमने, नहीं पढ़ा, तो बिल्कुल उसकी लाइन नहीं बनानी है हमें, ठीक है। तो सिग्मा पाई एन और सिग्मा स्टार पाई स्टार। अब हमने पहला क्या देखा था, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, तो सबसे पहले आपको वो वाली लाइन बना देनी है, या फिर आप कह सकते हो वो वाला ट्रांजिशन बना देना है, ठीक है। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार आपको फर्स्ट ट्रांजिशन दिख गया, क्लियर। सेकंड आपने कौन सा देखा था, एन टू पाई स्टार, ठीक है। तो आप सेकंड वाला एरो देखो, वो एन से पाई स्टार तक है ना, सिंपल बहुत ट्रांजिशन। थर्ड देखो, एन से सिग्मा स्टार पढ़ा तो एन से सिग्मा स्टार तक का ट्रांजिशन, एंड लास्ट हमने पाई टू पाई स्टार पढ़ा तो पाई से पाई स्टार तक का ट्रांजिशन। आई होप क्लियर हो गया होगा ट्रांजिशन। अभी नहीं समझ में आया तो एक बार और रिवाइंड करके देख लो, यही पार्ट बहुत सिंपल बताया हुआ है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है।
कुछ इसके अंदर ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो चलिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये भी पार्ट हमारा हो गया। अब देखना है हमें बेसिक टर्म्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हमेशा डेफिनेटली क्वेश्चन इनके ऊपर आने वाला है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, 2-2 3-3 लाइन के इनके स्टेटमेंट्स हैं, बहुत सिंपल है। तो देख लिए बेसिक टर्म्स इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट क्या है आपका, क्रोमोफोर, ठीक है। क्रोमोफोर आपको डिफाइन करना होगा। तो आप देखो, अगर आप PYQ अगर आपके पास हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो आप देख लो, चेक कर लो कि उनमें कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो ये अगर जब ये वीडियो हो जाए ना, तो एक बार जाके PYQs जो है ना, एक बार नजर मार लेना कि कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो क्रोमोफोर देखते हैं। क्रोमोफोर को आप डिफाइन कैसे करोगे, इट इज अ कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप, ठीक है, covalently unsaturated group responsible for electronic absorption in UV visible region। तो UV visible स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ये बेसिक टर्म्स हैं। तो UV visible region जो है उसके अंदर हमें क्या लिखना है, जो कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप प्रेजेंट होंगे एंड जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन के लिए, उन्हें ही हम क्रोमोफोर बोलते हैं, ठीक है। आई रिपीट, इट इज अ कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन इन यूवी विजिबल रीजन, ठीक है। आई होप लर्न हो गया होगा। देखो एग्जाम्पल आपके क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो आप क्रोमोफोर के, ठीक है। देन आपको सेकंड है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम में क्या है, देखो क्रोमोफोर समझ में आ गया ना, तो ऑक्सोक्रोम देखो बहुत सिंपल है, क्या है ये, इट इज अ सैचुरेटेड ग्रुप। ऊपर हमने अनसैचुरेटेड पढ़ा, ठीक है, ऐसे ही याद रखो। तो सैचुरेटेड ग्रुप जो होगा वो ऑक्सोक्रोम होगा। तो इट इज अ सैचुरेटेड ग्रुप विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच व्हेन अटैच्ड टू अ क्रोमोफोर, ठीक है। इसका जो है, इसके अंदर जो है सैचुरेटेड ग्रुप है एंड इसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जब ये हमारे क्रोमोफोर को अटैच हो जाएगा, क्रोमोफोर क्या है, जो अभी हमने ऊपर डेफिनेशन देखा वही, ठीक है। तो जब ये क्रोमोफोर के साथ अटैच हो जाएगा, देन इट चेंजेस द बोथ वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन को, दोनों को क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा, क्या, ऑक्सोक्रोम। समझ में आ गया। तो चलिए अगेन आई रिपीट, इट इज अ सैचुरेटेड ग्रुप विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच व्हेन अटैच्ड टू अ क्रोमोफोर then it changes the both wavelength and intensity of absorption, ठीक है। एग्जाम्पल क्या देख सकते हो आप, NH2 ग्रुप, क्लोरीन ग्रुप, ठीक है, बेंजीन शो कर सकते हो आप, देन ये टोल्यूइन शो कर सकते हो, फिनॉल शो कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑक्सोक्रोम के जो है ना एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड देख लो, बाथोक्रोमिक शिफ्ट या फिर आपको रेड शिफ्ट बोला जाएगा, ठीक है। तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट अगर आया तो भी आपको यही डेफिनेशन लिखना है, रेड शिफ्ट आ गया तो भी आपको सेम डेफिनेशन लिखना है। रिमेंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। तो दो से तीन ही स्टेटमेंट आपको लर्न करने हैं, बहुत सिंपल है, तो बिल्कुल भी इसको ऑप्शन में मत डालना। तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट या फिर रेड शिफ्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे, देखो बहुत सिंपल है, द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन टू अ लॉन्गर वेवलेंथ ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन और सॉल्वेंट इफेक्ट, ठीक है। तो जो एब्जॉर्प्शन होगा उसका शिफ्ट जो है हमारा टू अ लॉन्गर वेवलेंथ अगर हुआ ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन और सॉल्वेंट इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज रेड शिफ्ट या फिर बाथोक्रोमिक शिफ्ट। आई रिपीट, द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन टू अ लॉन्गर वेवलेंथ ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन और सॉल्वेंट इफेक्ट, ठीक है। वही इसका ही अपोजिट आगे है, देखो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या फिर आप इसको ब्लू शिफ्ट बोल सकते हो, ठीक है। सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ पर आपको लॉन्गर वेवलेंथ की जगह शॉर्टर वेवलेंथ लिखना है, बाकी सब सेम है ना, इजी है। तो देखो आप क्या लिखोगे, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या फिर ब्लू शिफ्ट को, द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन टू अ शॉर्टर वेवलेंथ ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन और सॉल्वेंट इफेक्ट, ठीक है। 4 डेफिनेशन लर्न हो गए हमारे। फिफ्थ के ऊपर देखो, फिफ्थ क्या है आपका, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट और शिफ्ट, ठीक है। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट लिख के आ जाए या फिर हाइपरक्रोमिक शिफ्ट लिख के आ जाए, आपको सेम लिखना है, क्या, इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, ठीक है। हाइपरक्रोमिक, हाइपर का मतलब हमेशा इंक्रीज होना चाहिए, है ना, तो वही आपको लिखना है, इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, ठीक है। फिर है हाइपोक्रोमिक शेप इफेक्ट, इसके अंदर क्या है, डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, ठीक है। आई होप ये 6 के 6 डेफिनेशंस आपके बाय हार्ट हो गए होंगे। आई रिपीट वंस मोर, ठीक है, ताकि आपको इजीली जो है ना ध्यान में आ जाए, क्योंकि मेरा इंटेंस मतलब जो है ना, मुझे यही है कि आपको
सारे के सारे डेफिनेशंस अच्छे से याद करा देने हैं, ठीक है। तो और कोई इंटेंशन नहीं है मेरा, बस आपको समझ में आना चाहिए। एंड क्योंकि केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको लर्न हो जाना चाहिए वो बिल्कुल भी, अगर एक आधा अगर आपका कंसेप्ट समझ में भी नहीं आया एंड आपको लर्न है ना, तो वो आप लिख सकते हो इन केस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ये चीज़ मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स वगैरह में हमें नहीं देखने मिलती है, सो ये एडवांटेज है, इसीलिए ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो चलिए अगेन आई विल रिपीट दीज डेफिनेशंस, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा अच्छे से फोकस से सुन लेना है ताकि आपके क्लियर हो जाए। क्रोमोफोर को आप कैसे डिफाइन करोगे? इट इज अ कोवैलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन इन यूवी विजिबल रीजन। एग्जाम्पल आप कार्बन कार्बन दे सकते हो, कार्बन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। एक भी दे दिया ना तो बहुत है, ठीक है। बस मैंने आपको इतने यू दे के रखे हैं ताकि मैं अगर 10 दूंगी ना तो आप उसमें से कम 2 तो याद रख पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए ऑक्सोक्रोम क्या है? इट इज अ सैचुरेटेड ग्रुप विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच व्हेन अटैच्ड टू अ क्रोमोफोर देन इट चेंजेस द बोथ वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ऑक्सोक्रोम हमेशा हमारे क्रोमोफोर पर डिपेंड होता है। देन बैथोक्रोमिक शिफ्ट या फिर रेड शिफ्ट का डेफिनेशन कितना है? देखो, अ शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन टू द लॉन्गर वेवलेंथ ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन और सॉल्वेंट इफेक्ट। सिमिलरली हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या फिर ब्लू शिफ्ट को कैसे लिखोगे आप? द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन टू अ शॉर्टर वेवलेंथ ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन और सॉल्वेंट इफेक्ट। देन हाइपरक्रोमिक इफेक्ट को आप लिखोगे इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट को क्या लिखोगे आप? डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, करेक्ट। तो ये हो जाते हैं आपके क्या सारे इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर को जो है ना स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि एक डायग्राम आ जाता है, एक फ्लो चार्ट आ जाता है, जिसके वजह से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में देख लेंगे तो सोर्स ऑफ रेडिएशन, मोनोक्रोमैटर, प्रिज्म, ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हमने ना ये फ्लो चार्ट समझ लिया ना, ये वाला डायग्राम सिंगल बीम यूवी स्पेक्ट्रोमीटर का और डबल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, तो हमें समझ में आ जाएगा सब। चलो देखते हैं। तो जैसे कि हमने कंस्ट्रक्शन में भी देखा कि हमारा फर्स्ट क्या है? सोर्स ऑफ रेडिएशन है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ रेडिएशन यानी कि आप अगर सिंगल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर देखोगे तो आपका सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या है? लैंप है, ठीक है। लैंप के आगे आप देख सकते हो कि लेंस प्रेजेंट है, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने जो भी बीम्स हैं उन सबको एक जगह कन्वर्ज करना है, ठीक है। तो बस यही है, हमें सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या है? लैंप है। यहाँ पर उसका फंक्शन लिखना होगा आपको, क्या लिखोगे आप? टू प्रोवाइड सफिशिएंट इंटेंसिटी टू मेजर एब्जॉर्बेंस, ठीक है, सफिशिएंट इंटेंसिटी टू मेजर एब्जॉर्बेंस। एंड यहाँ पर हम लैंप यूज कर सकते हैं। एंड अगर स्पेसिफिकली बताया जाए तो इनकैंडिसेंट टंगस्टन फिलामेंट लैंप आपको यूज करना है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, इनकैंडिसेंट टंगस्टन फिलामेंट लैंप, ये आपको यूज करना होगा फॉर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। लेंस के बाद आप देख सकते हो आपको क्या नजर आ रहा है? मोनोक्रोमैटर, ठीक है। मोनोक्रोमैटर की मतलब क्या है, क्यों उधर रखा हुआ है, या फिर आप कह सकते हो कि लेंस के बाद मोनोक्रोमैटर क्यों यूज किया है? तो जस्ट टू प्रोवाइड नैरो वेवलेंथ बैंड, ठीक है, जस्ट टू प्रोवाइड नैरो वेवलेंथ बैंड, समझ में आ गया। और मोनोक्रोमैटर के अंदर आप देख सकते हो कि 4 टाइप्स हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 4 फैक्टर्स हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 फैक्टर्स, दैट इज एंट्रेंस स्लिट, कॉलीमेटर, प्रिज्म और एग्जिट स्लिट, ठीक है। अगेन आई रिपीट, एंट्रेंस स्लिट होगा, उसके बाद कॉलीमेटर, प्रिज्म एंड देन एग्जिट स्लिट होगा पूरा मोनोक्रोमैटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो सैंपल होगा, ठीक है, जिसके अंदर हमें ये बीम जो है वो पास करानी है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एब्जॉर्बेंस, ठीक है। तो लैंप हो गया, दैट इज हमारा सोर्स ऑफ रेडिएशन हो गया, दैट इज अगेन आई विल से इनकैंडिसेंट टंगस्टन फिलामेंट लैंप, ओके। देन लेंस हो गया। मोनोक्रोमैटर आपको लिखना है, उसका फंक्शन है टू प्रोवाइड नैरो वेवलेंथ बैंड। उसके अंदर 4 फैक्टर्स कंसिस्टेड हैं, एंट्रेंस स्लिट, कॉलीमेटर, प्रिज्म और एग्जिट स्लिट, ठीक है। प्रिज्म को हम ग्रेटिंग भी बोलते हैं, रिमेंबर, ठीक है। अब प्रिज्म जो है ना उसको भी हमें डिफाइन करना होगा यहाँ पर। तो प्रिज्म ग्रेटिंग यहाँ पर ये 2 टाइप्स की हो जाती हैं, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन में मोस्ट यूज्ड जो है वो आपकी रिफ्लेक्शन वाली ग्रेटिंग होती है, या फिर प्रिज्म आप कह सकते हो, ठीक है। तो ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड पैरेलल ब्रूस आप कह सकते हो, ठीक है, ऑन द ट्रांसपेरेंट सरफेस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड जो है ना यहाँ पर मतलब आप जो हम ग्रेटिंग्स वगैरह प्रिज्म हमने पढ़ा हुआ है ना,
ग्रेटिंग्स हमने जो है ना फिजिक्स के अंदर पढ़ी हुई है लास्ट सेम के अंदर, तो आई होप आप उससे रिलेट कर पा रहे हो। ओके, तो ट्रांसमिशन के अंदर वो है। एंड अगर आप इसके अंदर, हाँ, इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस पैरेलल ब्रूज ऑन द मेटल सरफेस, ये होगा आपका रिफ्लेक्शन। और ट्रांसपेरेंट सरफेस अगर होगा तो वो होगा आपका ट्रांसमिशन। क्लियर? तो आपको बस इतना याद रखना है प्रिज्म के अंदर। एंड देन फोर्थ आप उसके बाद देख सकते हो डिटेक्टर प्रेजेंट है आपका, ठीक है। देन एम्पलीफायर है एंड रिसीवर है। लेकिन आपको सैंपल के बाद ये भी याद रखना है कि आपको स्लिट्स भी मेंशन करनी है, जो कि हमने मोनोक्रोमेटर के अंदर पढ़ी। एंट्रेंस स्लिट है, देन आपके पास कॉलीमेटर, प्रिज्म एंड योर एग्जिट स्लिट, ठीक है। तो एंट्रेंस स्लिट और एग्जिट स्लिट आपको मेंशन करनी होंगी स्लिट्स के लिए, क्योंकि देखो हम कंस्ट्रक्शन में लिख रहे हैं ना, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें हर एक पॉइंट को लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सोर्स ऑफ रेडिएशन लिखा, उसके बाद मोनोक्रोमेटर लिखा जिसमें हमने 4 फैक्टर्स को इंडिकेट करा, देन प्रिज्म लिखा, प्रिज्म के बाद हमें स्लिट्स लिखना होगा, ठीक है। तो स्लिट्स में आपके पास 2 ही टाइप के स्लिट्स हैं, एंट्रेंस स्लिट और एग्जिट स्लिट, ठीक है। तो इनका काम क्या है हमें पता है, सिलेक्टिंग वेवलेंथ फ्रॉम डिस्पर्स्ड लाइन, ठीक है। तो पर्टिकुलर वेवलेंथ सिलेक्ट करना एंड उनको पास करने का काम हमारे स्लिट का होता है। मे बी एंट्रेंस स्लिट एंड एग्जिट स्लिट दोनों का भी रोल अलग अलग है, ठीक है। तो ये हो गया स्लिट का काम। फिर फिफ्थ आप देख सकते हो सैंपल, ठीक है। तो उसको आप सैंपल होल्डर या फिर क्यूवेट कह सकते हो। आई होप कि आपने क्यूवेट देखी होगी प्रैक्टिकल लैब्स के अंदर, बहुत छोटा सा मतलब एक बाउल टाइप होता है जिसके अंदर हम सैंपल रखते हैं फॉर जस्ट होल्डिंग पर्पस, ठीक है। तो वो क्यूवेट होता है और आप सैंपल सेल भी कह सकते हो उसको। तो वो स्पेशली क्या डिजाइंड होता है, ग्लास ट्यूब इन विच सैंपल इज टेकन फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करने के लिए जो है हमें सैंपल होल्डर या फिर क्यूवेट आप कह सकते हो, यही स्पेशली यूज करना पड़ता है। 2 टाइप्स के सैंपल होल्डर होते हैं, क्वार्ट्ज ग्लास और फ्यूज्ड ग्लास, ठीक है। क्वार्ट्ज ग्लास और फ्यूज्ड ग्लास, आई रिपीट, एंड इनकी जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। दैट इज क्वार्ट्ज ग्लास के लिए आपको 200 से 300 नैनोमीटर में वेवलेंथ की रेंज होती है, फ्यूज्ड ग्लास के लिए 300 टू 2500 नैनोमीटर। तो हायर वेवलेंथ रेंज के लिए हम फ्यूज्ड ग्लास यूज करते हैं एंड फॉर नॉर्मल हम क्वार्ट्ज ग्लास यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सैंपल होल्डर के लिए हो गया। उसके बाद डिटेक्टर एम्पलीफायर जो है वहां पर आप क्या लिखोगे, दिस कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमें रेडिएशन मिल रही है उसको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं हमारे डिटेक्टर, या फिर इसको हम ट्रांसड्यूसर बोल सकते हैं, एम्पलीफायर को भी मिला के, ठीक है। देन फोटो करंट डेवलप्ड, ठीक है, फोटो करंट डेवलप होता है। डिटेक्टर का काम क्या है, देखो आई रिपीट, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कन्वर्ट करेगा इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑफ कोर्स करंट होता है। तो यहाँ पर हम उसको क्या बोलेंगे, फोटो करंट बोलेंगे, ठीक है। तो फोटो करंट डेवलप होता है डिटेक्टर के अंदर एंड फिर वो एम्पलीफाई होता है हमारे एम्पलीफायर के अंदर, ठीक है। एंड जो वो एम्पलीफायर्ड वर्जन है वो रिकॉर्ड होता है हमारे रिकॉर्डर में। आई होप मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन कर दिया आपको सिंगल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर। तो इसके अंदर सिर्फ कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं एंड ये आपको डायग्राम शो करना है, एंड अगर आप चाहो तो आप वर्किंग में भी मतलब सेम चीज लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहला आपका है मोनोक्रोमेटिक, सोर्स ऑफ रेडिएशन। सोर्स ऑफ रेडिएशन के अंदर क्या याद रखना है आपको, उसका फंक्शन टू प्रोवाइड सफिशिएंट इंटेंसिटी टू मेजर एब्जॉर्बेंस, ठीक है। लैंप क्या है आपका, कौन से लैंप आप यूज करोगे, इनकैंडेसेंट टंगस्टन फिलामेंट लैंप, ठीक है। उसके बाद आपको मोनोक्रोमेटर याद रखना है जिसमें आपके 4 फैक्टर्स हैं, एंट्रेंस स्लिट, कॉलीमेटर, प्रिज्म और ग्रेटिंग कह सकते हैं, एंड द लास्ट इज एग्जिट स्लिट, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड नैरो वेवलेंथ बैंड, ठीक है। फिर प्रिज्म को आप कैसे डिफाइन करोगे, देखो प्रिज्म के लिए आपके पास 2 टाइप के प्रिज्म होते हैं, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो सबसे ज्यादा यूज होता है रिफ्लेक्शन वाला। ट्रांसमिशन में क्या बोलेंगे हम, इसके अंदर क्लोजली स्पेस्ड ग्रेटिंग होती है लेकिन ट्रांसपेरेंट सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो वो हो जाता है ट्रांसमिशन। और रिफ्लेक्शन जो है वो सारी आपकी जो पैरेलल ब्रूस वगैरह है वो आपके मेटल सरफेस के ऊपर होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका रिफ्लेक्शन वाला प्रिज्म है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। फोर्थ आपको याद रखना है स्लिट्स, ठीक है, एंट्रेंस स्लिट और एग्जिट स्लिट, ठीक है। तो इनका काम क्या है, बेसिकली सिलेक्टिंग द वेवलेंथ फ्रॉम डिस्पर्स लाइन, पर्टिकुलर वेवलेंथ को सिलेक्ट करना। देन आपके पास है सैंपल होल्डर जिसको हम क्यूवेट भी बोल सकते हैं, सैंपल सेल भी बोल सकते हैं। तो जस्ट डिजाइन किए गए हैं टू होल्ड द सैंपल, ठीक है, स्पेशली इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस। कौन से आपके टाइप्स हैं सैंपल होल्डर के, क्वार्ट्ज ग्लास और फ्यूज्ड ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास की रेंज हमने बता दी 200 से 300 नैनोमीटर, फ्यूज्ड ग्लास के लिए 300 से 2500
100 नैनोमीटर, ठीक है। द लास्ट आप डिटेक्टर लिख सकते हो। डिटेक्टर का काम क्या है, टू कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड जो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है इसको हम बोलेंगे फोटो करंट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फोटो करंट डेवलप हो जाता है डिटेक्टर के अंदर, देन एम्पलीफाई होते हैं ये सब एम्पलीफायर की मदद से, एंड जो ये एम्पलीफाइड वर्जन है ये रिकॉर्ड हो जाता है हमारे रिकॉर्डर से। आई होप ये आपको जो चार्ट है, फ्लो चार्ट है, ये भी परफेक्टली याद हो जाएगा, ठीक है। सिंगल बीम है, ये सिंगल बीम का था, अब नीचे है डबल बीम, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी जैसे अभी हमने लिखा वैसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ये याद करना है क्या, तो यहाँ पर आपका है क्या, लैंप, ठीक है, दैट इज योर सोर्स ऑफ रेडिएशन। फिर वही लेंस है, मोनोक्रोमेटर है, जस्ट यहाँ पर हमने क्या किया है, मिरर्स यूज करे हैं, ठीक है, 2 मिरर्स यूज करे हैं। उसके बाद जो है रेफरेंस है, देन डिटेक्टर आपका, अगेन डिटेक्टर से सैंपल, देन रेशियो एंड आउटपुट, ठीक है। तो डबल बीम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका सिंगल बीम है, चाहो तो आप दोनों भी बना सकते हो डायग्राम, ठीक है। तो चलिए ये वाला कंसेप्ट हो जाता है हमारा। अब आ जाते हैं हम एप्लीकेशंस के ऊपर। किसके एप्लीकेशंस, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना यूवी विजिबल इससे एंड करेंगे, इसके बाद IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है। तो चलिए एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप देखो, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इम्प्योरिटी, स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, केमिकल काइनेटिक्स एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। बिलीव मी बहुत सिंपल है, एंड ये क्वेश्चन आपको 4 to 5 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इजी समझ के लोग छोड़ जाते हैं, एंड बहुत सिंपल है एंड इजी टू स्कोर है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि देखो सबसे पहला पॉइंट है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे, तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल। तो क्वालिटी डिटरमाइन करना, यानी कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स या फिर मॉलिक्यूल्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो ये हो जाता है फर्स्ट पॉइंट, यानी कि फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड आप लिख सकते हो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कैसे लिखोगे, तो दिस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू डिटरमाइन अननोन कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो अननोन कॉन्सेंट्रेशन या फिर स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय दिस। तो ये सेकंड आपकी एप्लीकेशन हो गई। थर्ड है इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो इट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन कंपाउंड्स, ठीक है। इतने सिंपल नोट्स नोबडी विल गिव यू, ठीक है। तो अच्छे से इनका जो है ना आप प्रॉफिट उठाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल नोट्स हैं, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज़ के अंदर देखो, सिंपली अगर आपको याद भी नहीं आया तो इम्प्योरिटीज़ आप कैसे लिख सकते हो, टू वी हैव टू फाइंड डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है, तो उनको डिटरमाइन करना, फाइंड करने का काम जो है हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, आई रिपीट, इट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन कंपाउंड्स यूजिंग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फोर्थ है स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन। तो स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन में क्या लिखोगे आप, जो आपके मॉलिक्यूल या कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना बेसिकली, ठीक है। बहुत सिंपली कैसे लिखोगे स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन में, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, क्लियर। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आप देखो, केमिकल काइनेटिक्स हमने हमारे 11th-12th में जब पढ़ा हुआ था तब हमें याद है कि हमने रेट फाइंड किया था, ऑर्डर ऑफ इक्वेशन फाइंड किया था, बस वही। तो वही केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आपको लिखना है कि इट इज यूज्ड टू फाइंड रेट और रेडिएशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। चलो लास्ट है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो सिंपली आप लिख सकते हो, इट इज यूज्ड टू फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जैसे कि हमें पता है डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड और बेस का होता है, ठीक है। आई होप कि एप्लीकेशन जो है वो समझ में आ गए होंगे। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इम्प्योरिटी, स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, केमिकल काइनेटिक्स एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, आई होप क्लियर हो गए होंगे। एंड सारे कॉन्सेप्ट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के आपको क्लियर हो गए होंगे, आई होप सच, ठीक है। चलिए अब जो सेकेंड पार्ट है हमारे यूनिट का, सिंपल है, ईजी है, एंड मतलब हाफ ही इसका टाइम लगेगा आपको। यूवी जो है जरा उसका लेंदी थ्योरी थी आपकी, इसमें IR में इतना ज़्यादा नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं IR यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जैसे कि मैंने यूवी के अंदर भी आपको उसका रीजन मेंशन किया था, यहाँ पर भी किया है, क्योंकि ये जो है ना बेसिकली MCQs के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो हमें कोई भी चीज़ को स्किप नहीं करना है, ठीक है। एंड थ्योरी के साथ ही हमारी MCQs की तैयारी हो रही है। रिमेंबर, आपको MCQs के लिए कोई हार्डकोर चीज़ें नहीं पढ़नी होंगी, एंड आई विल ट्राई कि मैं कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा MCQs डालूं अब, ठीक है। एंड आपको जो है वो आंसर करने होंगे सारे के सारे, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। थ्योरी कर ली मतलब MCQs हो जाएंगे, करेक्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी रीजन क्या है, देखो IR रीजन क्या है, 12,500 से सेंटीमीटर इनवर्स टू 10 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, और 0.8 माइक्रोमीटर टू 1000 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्या है, रीजन है ये। प्रिंसिपल क्या है देख लो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का,
सो व्हेन अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब सर्टन वेवलेंथ from the IR region, then the energy in photons of wavelength is utilized for stretching the atoms in a covalent bond or bending of covalent bonds of atom. ठीक है, अगेन एटम मॉलिक्यूल से रिलेटेड कंसेप्ट है. तो जब व्हेन अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब सर्टन वेवलेंथ फ्रॉम IR रीजन, ठीक है, IR रीजन से अगर पर्टिकुलर एटम ने क्या कर ली, सर्टन वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, सो देन द एनर्जी इन फोटोन ऑफ द वेवलेंथ इज यूटिलाइज्ड. तो जो वो वेवलेंथ के फोटोन में जो एनर्जी होगी सो वो यूटिलाइज करी जाएगी उस एटम के जो कोवैलेंट बॉन्ड्स है ना, तो उसको स्ट्रेचिंग और बेंडिंग करने के अंदर जो है ना वो यूटिलाइज करी जाएगी. समझ में आ गया. तो IR रीजन बहुत मतलब IR जो है आपकी इंफ्रारेड रीजन बहुत पावरफुल रीजन है. तो ये स्ट्रेचिंग और बेंडिंग मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कोवैलेंट बॉन्ड्स का, लेकिन वो परफॉर्म कर सकता है. ठीक है, सो प्रिंसिपल अगेन आई विल रिपीट. व्हेन अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब सर्टेन वेवलेंथ फ्रॉम द IR रीजन, देन एनर्जी इन द फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ इज यूटिलाइज्ड फॉर स्ट्रेचिंग द एटम्स इन कोवैलेंट बॉन्ड और बेंडिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स ऑफ एटम. ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हो गया. देन टाइप और नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस. टाइप और नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस कौन से हैं? दो हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन. देखो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है. याद रखो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन यानी कि क्या, सो स्ट्रेचिंग क्यों होगी आपके कोवैलेंट बॉन्ड्स के अंदर, स्ट्रेचिंग क्यों होगी, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के अंदर चेंज आएगा. ठीक है, तो बस वही है. स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस आप कैसे डिफाइन करोगे? दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन डिस्टेंस दैट इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. ठीक है, अब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के दो टाइप्स हो जाते हैं, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक. ठीक है, तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड में आप क्या लिखोगे? दिस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ एटम विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर एटम इन सेम डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर दो एटम्स को आपको रिलेट करना है, एक एटम का मूवमेंट उसके दूसरे एटम के मूवमेंट पे डिपेंड होगा. ठीक है, तो सेम डायरेक्शन और सेम प्लेन में मूवमेंट हुआ, सो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा. सेकेंड है असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन. उसके अंदर क्या होगा, सेम प्लेन में तो होगा मूवमेंट लेकिन सेम डायरेक्शन में नहीं होगा. ठीक है, आई विल रीड द डेफिनेशन. दिस इन्वॉल्व्स अ मूवमेंट ऑफ एटम विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर एटम इन अ सेम प्लेन बट नॉट इन सेम डायरेक्शन. ठीक है, ये डायग्राम आप शो कर सकते हो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड और असिमेट्रिक में, क्योंकि एक का डायरेक्शन मतलब सिमेट्रिक के अंदर दोनों के डायरेक्शन सेम प्लेन के अंदर है. ठीक है, सेम डायरेक्शन इन सेम प्लेन, लेकिन असिमेट्रिक के अंदर डायरेक्शन सेम नहीं है, अदरवाइज सेम प्लेन के अंदर है, तो डायरेक्शन में आप जो है ना चेंजेस दिखा सकते हो. तो ये हो जाता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन. फिर है बेंडिंग वाइब्रेशन. तो उसके अंदर क्या है, बेंडिंग वाइब्रेशन क्यों होगा? देखो, तो सिर्फ चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम की वजह से आपका बेंडिंग वाइब्रेशन होगा. आई विल रिपीट द डेफिनेशन. दीज वाइब्रेशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन एंगल. ठीक है, एंगल बिटवीन द टू कोवैलेंट बॉन्ड्स. दो कोवैलेंट बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल है ना वो किस वजह से चेंज होता है? तो ऑफकोर्स जैसे मैंने बोला, ड्यू टू चेंज इन पोजिशन ऑफ एटम्स. तो ये होता है बेंडिंग वाइब्रेशन. चार टाइप्स के बेंडिंग वाइब्रेशन होते हैं, सीजर बेंडिंग वाइब्रेशन, रॉकिंग बेंडिंग वाइब्रेशन, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग. ठीक है, तो सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग आपको याद रखना है. देखो बहुत सिंपल है. सीजरिंग के अंदर क्या होने वाला है, देखो बहुत, देखो कितने कितने 2-3 लाइन के ही आपके पास डेफिनेशन है. ठीक है, तो बहुत सिंपल है. क्या है सीजरिंग बेंडिंग के अंदर? देखो, it involves the movement of two atoms in opposite direction. ठीक है, that is towards each other or away from each other in same plane. ठीक है, it involves movement of atom in opposite. कैची कैसे चलती है हमारी, सीजर कैसे चलती है ना, उसके दोनों भी जो फ्रेम्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं. करेक्ट, तो वही यहाँ पर सिस्टम है. क्या, it involves the movement of two atoms in opposite direction, that is या फिर towards each other होगा या फिर away from each other होगा. सिंपली आपको क्या करना है, सीजर को जो है रिमेंबर करना है. ठीक है, तो बेसिकली आप कैसे लिखोगे डेफिनेशन? देखो, इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ टू एटम्स इन अपोजिट डायरेक्शन दैट इज टुवर्ड्स ईच अदर और अवे फ्रॉम ईच अदर इन सेम प्लेन. ठीक है, तो ये हो जाता है सीजरिंग. देन रॉकिंग के अंदर क्या होता है? देखो सिंपल कैसा है, जैसे अभी हमने सिमेट्रिक वाला पढ़ा. ठीक है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग बेंडिंग वही है. ये कैसा है? दिस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ एटम इन सेम डायरेक्शन इन सेम प्लेन. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रॉकिंग. लाइक ये बेंडिंग के अंदर है, वो आपका सिमेट्रिक के अंदर था. ठीक है, तो यहाँ पर
सेम प्लेन सेम डायरेक्शन याद रखना है। वैगिंग के अंदर क्या है देखो, दिस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ टू एटम्स अप द प्लेन और बिलो द प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू अ सेंट्रल एटम, दिस मूवमेंट अकर्स आउट ऑफ प्लेन। समझ में आ गया? आपको एक सेंट्रल एटम कंसिडर करना है, ठीक है, उसके ऊपर जो है दो एटम्स जो है अप द प्लेन मूव करेंगे एंड बिलो द प्लेन मूव करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आउट ऑफ द प्लेन बोला जाता है ये ऐसे बेंडिंग को। तो इसको कैसे आप, अगेन आई विल रिपीट, सो दिस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ टू एटम्स, रिमेंबर टू एटम्स आपको वैगिंग में ध्यान में रखना है, अप द प्लेन और बिलो द प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम, ठीक है। अब ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग के अंदर देखो, दिस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ वन एटम अप द प्लेन एंड अदर एटम बिलो द प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम, दिस मूवमेंट अकर्स आउट ऑफ द प्लेन। मुझे अब बताओ वैगिंग और ट्विस्टिंग के अंदर डिफरेंस क्या है? पॉज करो, दोनों भी कंपेयर करो। देखो मैं इनको सेम फ्रेम में रख देती हूँ, अब देखो दोनों को कंपेयर करो एंड मुझे बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप ध्यान से सुनते होगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। देखो आई होप आपने देख लिया होगा, वैगिंग में क्या है, टू एटम्स हैं एंड ट्विस्टिंग के अंदर क्या है, वन एटम है, ठीक है। तो ये डिफरेंस देखो कोई नहीं बताएगा, डेफिनेशन तो सब आपको दे देंगे लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि वैगिंग के अंदर दो एटम्स जो है अप द प्लेन और बिलो द प्लेन मूव करते हैं, ट्विस्टिंग के अंदर सिर्फ सिंगल एटम मूव करता है, ठीक है। तो बस यही आपको ध्यान में रखना है एंड वैगिंग ट्विस्टिंग दोनों भी आपके आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो ये डायग्राम, सीजरिंग, बेंडिंग, वाइब्रेशन और रॉकिंग ये दोनों भी इन द प्लेन है, ठीक है। तो सीजरिंग के अंदर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है, आइदर टुवर्ड्स ईच अदर और अवे फ्रॉम ईच अदर। तो मैंने डायग्राम में टुवर्ड्स ईच अदर दिखा दिया, ठीक है, आप अवे फ्रॉम ईच अदर भी दिखा सकते हो। और रॉकिंग, बेंडिंग, वाइब्रेशन में क्या है, एटम्स कहाँ मूव करेंगे, मतलब सेम प्लेन सेम डायरेक्शन में, है ना। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर शो किया है, लेकिन ये दोनों इन द प्लेन है, ये याद रखना। वैगिंग और ट्विस्टिंग जो है ये आउट ऑफ द प्लेन है। यहाँ पर याद रखना आपको पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज दिखाने हैं, ठीक है। सो आई होप बेंडिंग भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो वाइब्रेशंस हमारे हो गए। अब हाँ, इसके ऊपर जो है ना बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा ना न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड होता है आपके यूनिट यस 5 के ऊपर, स्पेक्ट्रोस्कोपिक के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, देखो आपको देख के ही ईजी समझ में आ जाएगा। तो आपको जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हो दो ही आपके पास फॉर्मूला है। अगर आपका मॉलिक्यूल लीनियर है तो 3n-5 फॉर्मूला यूज करना है, और अगर आपका मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है तब आपको 3n-6 ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। देखो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, देखो इतने आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो एग्जाम्पल्स देखो, आपको इसमें से 2 या 3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 आपको जो है ना मॉलिक्यूल दे दिए जाएंगे एंड आपको उसमें से पूछा जाएगा कि आपको इसके नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो n है वो आपका नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस है। देखो आप कैसे लिखोगे, देखो H2O मॉलिक्यूल आपको क्या करना है, इमेजिन करना है। बताओ आप इसका लीनियर है या नॉन लीनियर। अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि लीनियर नॉन लीनियर आपको कैसे समझना है, क्योंकि ये सब हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है एंड यहाँ पर पढ़ना ये मतलब हमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो लीनियर नॉन लीनियर हमें पता है क्या होता है। H2O का मॉलिक्यूल हमें पता है कैसा दिखता है, लीनियर दिखता है क्या, नहीं, तो उसको आपको नॉन लीनियर कंसिडर करना है। 3n-6 तो नॉन लीनियर के लिए 3n-6। अब H2O इसके अंदर आप देखो H2 कितना है 2 और ऑक्सीजन है 1, तो आपका n क्या हो जाएगा 3। समझ में आ गया, 2 + 1 3। तो यहाँ पर 3n-6 यानी 3 × 3 - 6 तो आपको मिल जाएगा 3, है ना। देखो बस एक लाइन का न्यूमेरिकल है आपका एंड दिस विल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन के देखो, ऑक्सीजन क्या है आपका, सिर्फ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, तो इसमें नॉन लीनियरिटी कहीं आ रही है क्या, नहीं, तो लीनियर मॉलिक्यूल है तो आपको 3n-5 कंसिडर करना है एंड यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल यानी कि O2 है तो आपको यहाँ पर N2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एंड PDF में गिवन है, तो आपको देख लेना है। आई डोंट थिंक कि आपको मुझे इसके अंदर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक, इंस्ट्रूमेंटेशन इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे अभी हमने इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा किसके अंदर, UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर, यहाँ पर हमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, ठीक है। UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने पढ़ ली, सिमिलर फॉर्मेट में वही सब चीज़ें और कुछ भी नहीं है। तो देखो क्या है,
सोर्स है, रेफरेंस और सैंपल है, देन मोनोक्रोमैटर है, ठीक है। रेफरेंस एंड सैंपल के बाद इसमें मोनोक्रोमैटर है, देन डिटेक्टर, एम्पलीफायर, रिकॉर्डर, तो याद ही रख लेना है हमें, ठीक है। डिटेक्टर के बाद एम्पलीफायर होगा, उसके बाद रिकॉर्डर होगा, ठीक है। तो बस ये फॉर्मेट में आपको फ्लो चार्ट याद रखना है। कंस्ट्रक्शन में देख लीजिए, सोर्स ऑफ रेडिएशन में यहाँ पर है नर्स्ड फिलामेंट एंड ग्लोबर या फिर इनकैंडिसेंट वायर, ठीक है। तो हमारे यूवी विजिबल में क्या था, इनकैंडिसेंट टंगस्टन फिलामेंट लैम्प, ठीक है, ये याद रखना है। सोर्स ऑफ रेडिएशन आपको आईआर के अंदर नर्स्ड फिलामेंट याद रखना है। इट कंसिस्ट ऑफ अर्थ ऑक्साइड लाइक जर्केनियम, इट्रियम ऑक्साइड, ठीक है। कभी सुना है अर्थ ऑक्साइड? अब सुन लो, अर्थ ऑक्साइड जो है वो जर्केनियम या फिर इट्रियम ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो ये यूज होते हैं हमारे नर्स्ड फिलामेंट के अंदर। देन ग्लोबर, ग्लोबर के अंदर आपको क्या याद रखना है, इट इज अ रॉड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। या तो ये यूज कर सकते हैं या फिर हम यूज कर सकते हैं इनकैंडिसेंट वायर, ठीक है, जो कि स्पाइरल वायर होता है हमारे निक्रोम का। आई होप कि सोर्स ऑफ रेडिएशन क्लियर है। नर्स्ड फिलामेंट, ग्लोबर और इनकैंडिसेंट। नर्स्ड फिलामेंट इट कंसिस्ट ऑफ अर्थ ऑक्साइड लाइक जर्केनियम, इट्रियम ऑक्साइड। ग्लोबर इट इज अ रॉड ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड एंड इनकैंडिसेंट वायर क्या है, इट इज अ स्पाइरल वायर ऑफ निक्रोम, ठीक है। देन मर्क्यूरी आर्क भी हम देख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है क्या, मर्क्यूरी आर्क क्या है, इट इज अ कॉर्ड्स ट्यूब कंटेनिंग मर्क्यूरी वेपर्स, इट इज अ हाई प्रेशर मर्क्यूरी, ठीक है। तो अब इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो चारों हैं दे आर यूज फॉर योर सोर्स ऑफ रेडिएशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑल दीज आर हीटेड एट हाई टेम्परेचर अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस फॉर गेटिंग रेडिएशन, ठीक है। अगर हमें एकदम हाई रेडिएशन चाहिए तो हम ये चारों को क्या करेंगे, हीट करेंगे एक साथ एट हाई टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, फॉर गेटिंग द रेडिएशन। समझ में आ गया। तो नर्स्ड फिलामेंट, ग्लोबर, इनकैंडिसेंट वायर और मर्क्यूरी आर्क, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गए आपके सोर्स ऑफ रेडिएशन। सेकेंड है आपका मोनोक्रोमैटर, ठीक है। मोनोक्रोमैटर में आपको याद रखना है प्रिज्म और ग्रेटिंग इज यूज्ड एज मोनोक्रोमैटर, ठीक है। तो हमारे वहां पर कौन से 4 फैक्टर्स थे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो याद रखो वहां पर था एंट्रेंस स्लिट, कॉलीमेटर और क्या था, प्रिज्म एंड एग्जिट स्लिट। देखो मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते ही लर्न हो जा रहा है, तो आपको भी सुनते सुनते लर्न हो जाना चाहिए। आई एक्सपेक्ट दिस थिंग, ठीक है। तो चलो, मोनोक्रोमैटर यानी प्रिज्म और ग्रेटिंग इज यूज्ड एज अ मोनोक्रोमैटर। इट इज यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग डिजायर्ड रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मटेरियल कौन सा यूज होगा यहाँ पर, NaCl और KBr, ठीक है। समझ में आ गया, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड। देन सैंपल सेल यानी कि आपका सैंपल होल्डर बोल सकते हो आप। सैंपल सेल में क्या है आपका, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक NaCl, KBr, LiF, ठीक है, लिथियम फ्लोराइड, विच इज यूज्ड फॉर सैंपल्स लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। NaCl, KBr या लिथियम फ्लोराइड ही हम यूज कर सकते हैं, जो कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हैं, ठीक है। देन डिटेक्टर, डिटेक्टर के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स है, थर्मोकपल, बोलोमीटर एंड गोले डिटेक्टर, ठीक है। तो थर्मोकपल के अंदर, अब मुझे बताओ थर्मोकपल हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, यस BXC के अंदर पढ़ा हुआ है हमने थर्मोकपल, ठीक है। थर्मोकपल RTD याद है, चलो नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, BXC भी पढ़ना है हमें, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, ठीक है। चलो, थर्मोकपल क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट मेटल वायर विच आर वेल्डेड टुगेदर, ठीक है। तो 2 डिफरेंट मेटल वायर जब एक साथ हम वेल्ड कर देंगे ना तो थर्मोकपल प्रिपेयर होता है, एंड इट इज यूज्ड एज व्हाट, योर डिटेक्टर। देन बोलोमीटर, बोलोमीटर इट कंसिस्ट ऑफ प्लैटिनम और निकल विच इज अ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ठीक है। तो प्लैटिनम और निकल का ये होता है, इसको हम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी बोलते हैं, तो ये भी डिटेक्टर के अंदर यूज होता है। गोली डिटेक्टर क्या है, इट इज अ सेंसिटिव गैस थर्मोमीटर कंटेनिंग जीनॉन, ठीक है। तो गैस थर्मोमीटर है जिसके अंदर जीनॉन प्रेजेंट होता है, वो है गोली डिटेक्टर। तो ये 3 जो है डिटेक्टर्स आपको याद रखने हैं इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज थर्मोकपल, बोलोमीटर एंड गोली डिटेक्टर, ठीक है। रिकॉर्डर, ऑफ कोर्स रिकॉर्डर डायरेक्टली गिव्स द IR स्पेक्ट्रम ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड का हमें डायरेक्टली IR स्पेक्ट्रम मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके क्या, इंस्ट्रूमेंटेशन इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल था। आपने क्या करना है, जस्ट ये डायग्राम प्रैक्टिस करना है, सिंपल फ्लो चार्ट है, एंड देन ये कंस्ट्रक्शन के अंदर सोर्स ऑफ रेडिएशन जिसमें नर्स्ड फिलामेंट, ग्लोबर, इनकैंडिसेंट वायर और मर्क्यूरी आर्क है। इन चारों को जब हम हीट करेंगे एक साथ एट हाई टेम्परेचर अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस तो हमें रेडिएशंस मिल जाएंगी। मोनोक्रोमैटर ग्रेटिंग की बात होती है मोनोक्रोमैटर के अंदर, और कौन सा मटेरियल यूज होगा, NaCl और KBr, ठीक है। फिर सैंपल सेल में हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल की बात करेंगे, जिसमें अगेन वही ऊपर की चीज हमें नीचे लिख देनी है, NaCl, KBr और लिथियम फ्लोराइड भी इसके अंदर। नहीं याद आ रहा है तो आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लिथियम फ्लोराइड, ठीक है। देन विच इज यूज फॉर सैंपल्स लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। डिटेक्टर के अंदर 3 टाइप्स याद रखने हैं, थर्मोकपल, बोलोमीटर और गोले डिटेक्टर। थर्मोकपल
थर्मोकपल कैसे बनता है, जब दो मेटल वायर को हम एक साथ वेल्ड कर देते हैं, ठीक है। बोलोमीटर क्या है, प्लेटिनम और निकल होता है उसके अंदर, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। गोले डिटेक्टर क्या है, एक सेंसिटिव गैस थर्मोमीटर है जिसके अंदर जेनॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। रिकॉर्डर से डायरेक्टली हम रिकॉर्ड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड की IR स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब लास्ट पेज हमारा, जैसे कि हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो है एप्लीकेशंस पढ़े थे, अभी हमें IR के भी पढ़ने होंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशंस कितने हैं आप देख सकते हो। फर्स्ट है आपका डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन करना एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसके अंदर फिंगरप्रिंट रीजन जो है वो इंपॉर्टेंट आ जाता है, एंड इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो फिंगरप्रिंट रीजन क्या है, इट इज अ रीजन बिलो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स, इट इज रिच इन वेरियस एब्जॉर्प्शन एंड इट इज ड्यू टू स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट रीजन कहाँ होता है, बिलो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, एंड इट इज रिच इन वेरियस एब्जॉर्प्शन एंड इट इज ड्यू टू स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट रीजन को सिंपली आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों यूज करी जाती है, ताकि हम फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन कर पाए और उस पर्टिकुलर कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन कर पाए, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई। सेकेंड, डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बीच में भी डिस्टिंग्विश करने के लिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो यूज करी जाती है, ठीक है। देन टू स्टडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं, यानी कि बेसिकली कंपाउंड के अंदर हर चीज को हम डिटेक्ट करने के लिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं, ठीक है। देन स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ रिंग कीटोन्स, ठीक है। तो इन सब चीजों के अंदर हमारी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो यूज करी जाती है, ठीक है, फॉर डिटेक्शन पर्पस, फॉर स्टडिंग पर्पस, ठीक है, फॉर डिटर्मिनेशन पर्पस। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये पूरा का पूरा यूनिट, एंड दिस हमने जो है एंड कर लिया है IR एंड यस IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पार्ट एंड कंप्लीट, ये कौन सा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, ठीक है। सो आई होप पूरा चैप्टर आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। छोटा ही चैप्टर था क्योंकि हमें सिर्फ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी थी और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी थी, जिसमें भी यूवी वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा था, IR का इतना कुछ ज़्यादा था नहीं, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा। ये सारे के सारे आपको नोट्स जो हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे, गोल्ड मेंबरशिप के अंदर मिल जाएंगे। अब मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, जिनको परचेज करना होगा वो कर लेंगे, जिनको अपने एंडसेम की प्रिपरेशन करनी होगी अच्छे से वो लोग कर लेंगे, ठीक है। एंड हाँ, आपको और क्या चाहिए वो मुझे सब बता देना। देखो इसके अंदर जो न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड होता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है, तो आपको फुल प्रोडक्टिव वीडियो मिल गई है, कंप्लीट यूनिट 5 आपको इसके अंदर मिल गया है, ठीक है। तो बस अब आपको जो भी एक्स्ट्रा चाहिए होगा एंड आपको इसके बाद क्या चाहिए वो मुझे आप बताना इस कमेंट्स के नीचे, ठीक है। एंड आई होप कि आप केमिस्ट्री, अब देखो 3 यूनिट हो गए, एक ही यूनिट बचा है, तो आपका मोस्ट सिलेबस केमिस्ट्री का हो चुका है। BXC के भी 2 यूनिट्स हो चुके हैं एंड ग्राफिक्स भी हमारा चल ही रहा है, ठीक है। मैकेनिक्स का भी 1 यूनिट मैंने कवर कर दिया, 5th यूनिट काइनेमेटिक्स। तो बस आप क्या करना, जितने भी अभी तक आपको कंटेंट मिल गया है ना, मुझे क्या है, देखो अभी ये भी मैं वीडियो जैसे ही अपलोड करूंगी ना, मुझे कोई ना कोई कमेंट कर देगा कि इसके बाद वाला भी दे दो, तो मतलब जो दिया है उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, एंड मतलब सब दे दो, मेरी तरफ से सब ले लो, एंड आप भी तो एफर्ट डालने चाहिए ना। तो बस मैं यही कहूँगी कि मैं तो कंस्टेंटली वर्क कर ही रही हूँ, आप भी अपना उसी हिसाब से वो एफर्ट डालिए। उस जो वीडियो मिली है कम से कम उसको तो अप्रिशिएट करो, कम से कम उसको तो देखो, नहीं हमें तो और चाहिए, यही वाले कमेंट्स आते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, सबकी अलग थॉट प्रोसेस है। आई विल होप कि आपको ये यूनिट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट्स चाहिए तो आप गोल्ड मेंबरशिप परचेज कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर ली है, ठीक है। तो आपको जो भी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो मुझे कॉमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल द टाइम, थैंक्स, बाय।